हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं जनवरी 2026 की करंट अफेयर्स। चूँकि पूरे मंथ की करंट अफेयर है तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम इसको पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर कर रहे हैं। कल हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीमेंट सेक्शन पर। एग्रीमेंट सेक्शन की बात करें तो इसमें कौन सा एग्रीमेंट हुआ है जनवरी 2026 में, तो ये 16वें नंबर का किया गया है। भारत और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन था। कौन सा था? भारत और यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में ये समझौता हुआ है। किसके बीच? भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुआ है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुआ है। अगर इसके आयोजन की बात करें तो फ्रेंड्स कहाँ पे आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। और अगर इसके अंदर समझौते की बात करें कि किस चीज़ के लिए समझौता हुआ है भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच, तो ग्लोबल जीडीपी का अगर देखें तो 25% और ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो 1/3 भाग। तो ग्लोबल जीडीपी 25% और वैश्विक व्यापार की यानी कि ग्लोबल ट्रेड के 1/3 भाग को कवर करने के लिए जो इंडिया और यूरोपीय यूनियन है, इसके बीच व्यापार, रक्षा क्षेत्र को लेकर और हरित सहयोग हेतु समझौता किया गया है। और ये जो दोनों देशों के बीच जो समझौता हुआ है यूरोपीय यूनियन और इंडिया के बीच, तो इसको नाम क्या दिया जा रहा है? इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स। क्या नाम दिया गया है इसको? मदर ऑफ ऑल डील्स। फ्रेंड्स, मैं इसमें आपको सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी ही नहीं, बल्कि याद करवाने की भी कोशिश करूंगी। जैसे जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसमें कोरिलेट करके कुछ ट्रिक के माध्यम से मैं याद करवाने की कोशिश करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और सपोर्ट करिए फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। मदर ऑफ ऑल डील्स, तो इसको नाम क्या दिया गया है? मदर ऑफ ऑल डील्स। और इस सम्मेलन में एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इसमें किसकी स्थापना की जाएगी? तो ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी। किसकी? ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना इस 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में की जाएगी। तो एक बार रिवाइज करते हैं। ये जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो समझौता हुआ है फ्रेंड्स, कहाँ पे हुआ? आयोजन हुआ था इसका तो न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में। और 16वें नंबर का ये शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था न्यू दिल्ली में। ठीक है फ्रेंड्स। और इसको नाम क्या दिया गया है? मदर ऑफ ऑल डील्स। क्या नाम दिया जा रहा है इसको? मदर ऑफ ऑल डील्स नाम दिया जा रहा है। और इसमें सम्मेलन में किसकी स्थापना की जाएगी? तो ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना की जाएगी। और अगर देखें तो किस किस क्षेत्र में हुआ है? व्यापार, रक्षा और हरित सहयोग। कितना भाग कवर करने के लिए? ग्लोबल जीडीपी का 25% और वैश्विक व्यापार या ग्लोबल ट्रेड का कितना? 1/3 भाग को कवर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। तो अमेरिका और वेनेजुएला के मध्य समझौता हुआ है। किस चीज़ के लिए हुआ है? कच्चे तेल के लिए हुआ है। तो 2.8 अरब डॉलर तक के कच्चे तेल के निर्यात के लिए ये समझौता हुआ है। यानी कि अगर हम बात करें तो 30 से 40 मिलियन बैरल तेल। कितना? 30 से 40 मिलियन बैरल तेल सीधे निर्यात किया जाएगा अमेरिका को। कहाँ? अमेरिका बंदरगाहों को। कहाँ से? वेनेजुएला से। तो वेनेजुएला सीधे अमेरिकी बंदरगाहों को निर्यात करेगा। और इसमें जो ट्रम्प है, इन्होंने कहा है कि ये जो कच्चा तेल होगा ये वैश्विक जो बाजार की कीमतें हैं उन कीमतों पर कच्चे तेल को बेचा जाएगा। तो ये ट्रम्प जी ने कहा है। तो ये कच्चे तेल के लिए समझौता हुआ है अमेरिका और वेनेजुएला के मध्य। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन एंड यूपी उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड। तो ये समझौता जो है ये डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के बीच और उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। और ये क्यों हुआ है समझौता? तो एआई सिस्टम को एआई इकोसिस्टम जो है उत्तर प्रदेश में। और ये समझौता हुआ कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये लखनऊ में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ये लखनऊ में हुआ है। तो डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश विकास प्रणाली निगम लिमिटेड के मध्य ये समझौता कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में हुआ है। और इसमें क्या किया जाएगा? इसमें उत्तर प्रदेश में जो एआई जो इकोसिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको सशक्त बनाने में ये अहम भूमिका निभाएगा ये समझौता। तो ये एआई के लिए याद रखना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के लिए ये समझौता हुआ है। किसके बीच? डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन और उत्तर प्रदेश विकास
प्रणाली निगम लिमिटेड। और कहाँ पे हुआ है? तो ये लखनऊ में हुआ है। अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया एग्रीमेंट सेक्शन, ठीक है। तो इसमें 3 एग्रीमेंट जो थे वो इम्पोर्टेंट थे, एक भारत और यूरोपीय संघ वाला, एक डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, और जो अमेरिका वेनेजुएला के मध्य जो कच्चे तेल के लिए हुआ है समझौता। आगे हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट सेक्शन पर। तो इसमें हम बात करें, अपॉइंटमेंट सेक्शन की बात करें तो ये जो मोहसिन जिंदानी, माफ़ करिएगा इसमें सैया, इनका पूरा नाम है सैया, क्या नाम है? सैया, सॉरी फ्रेंड्स, सैया मोहसिन, इनका पूरा नाम क्या है? सैया मोहसिन जिंदानी। तो सैया में आप देख रहे हैं या आ रहा है ना, सैया में या आ रहा है, तो सैया मोहसिन जिंदानी, सैया में या आ रहा है तो या से क्या हो जाएगा? यमन। तो ये यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। फ्रेंड्स ये याद करने में मदद करवाएगा आपको, तो थोड़ा थोड़ा को रिलेट करके शब्दों को या ट्रिक के माध्यम से हम अपॉइंटमेंट्स को याद कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन आएगा तो ज़रूर हमें याद आ जाएगा। तो जो मोहसिन जिंदानी है, मोहसिन जिंदानी, शैया मोहसिन जिंदानी में या आ रहा है लास्ट में, तो या से यमन हो जाएगा। तो ये कहाँ के बने हैं? ये यमन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करते हैं ममाडी डोम्बाया। ममाडी डोम्बाया ये कहाँ के बने हैं? ये गिनी के राष्ट्रपति बने हैं, और तख्ता पलट का यहाँ पे नेतृत्व किया था इन्होंने, मतलब जो डोम्बाया जी थे इन्होंने तख्ता पलट का नेतृत्व किया, और ये पहले स्वतंत्र रूप से चुने गए हैं, ठीक है। ये पहले स्वतंत्र रूप से चुने गए हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ममाडी डोम्बाया, मतलब इसको ऐसे आप याद कर लीजिए, बहुत ही मतलब कि डमरू बजा के गाना गाते हैं ना, तो गाना से मतलब गिनी, ऐसे कुछ को रिलेट कर लीजिए इसको कि ममाडी डोम्बाया मतलब डमरू बजा बजा कर गाना गाते हैं, तो डोम्बाया हो जाएगा, और गाते हैं मतलब गिनी हो जाएगा। तो ये गिनी के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं और पहले स्वतंत्र रूप से चुने गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बात करते हैं योवेरी मुसेवेनी। योवेरी मुसेवेनी की बात करें तो ये कहाँ के बने हैं? ये युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। कहाँ के? युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं योवेरी मुसेवेनी। फिर बात करते हैं वेंकैया नायडू, आपने नाम सुना होगा इनका, उपराष्ट्रपति। तो ये वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। वेंकैया नायडू की बात करें तो ये इनको अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वेंकैया नायडू को बनाया गया है अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष, इनको बनाया गया है। राकेश अग्रवाल की बात करें, राकेश अग्रवाल, तो इनको एनआईए का महानिदेशक बनाया गया है। एनआईए मतलब ये नेशनल जो राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है इसका बनाया गया है, एनआईए का महानिदेशक इनको बनाया गया है राकेश अग्रवाल को। किसका? राकेश अग्रवाल को। फिर है सत्यजीत सिंह कपूर। सत्यजीत सिंह कपूर, इनको आईटीबीपी के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सत्यजीत सिंह कपूर किसका? आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स, आईटीबीपी का। आगे हम बात करें प्रवीण कुमार, इसको हम थोड़ा सा उस तरह याद कर सकते हैं कि प्रवीण कुमार की बात करें तो इनको किसका बनाया गया है महानिदेशक? सीमा सुरक्षा बल। तो इसको ऐसे याद रखना कि जो मतलब प्रवीण होता है वही सीमाओं की रक्षा कर सकता है या वही उसकी सुरक्षा कर सकता है। तो जो भी प्रवीण है, जो प्रवीण होगा तभी वो सीमा सुरक्षा कर सकता है। तो प्रवीण कुमार को किसका बनाया गया है? सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको भी हम याद कर सकते हैं कि जो बालक होते हैं उनमें ऊर्जा ज़्यादा होती है ना फ्रेंड्स। जो बालक होते हैं उनमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, यानी कि AK बाला सुब्रमण्यम को किसका बनाया गया है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है, AERB, ठीक है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष इनको बनाया गया है। अगर हम इसकी गठन की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 1983 को। और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? मुंबई में है। तो बालक जो होते हैं उनमें ऊर्जा ज़्यादा होती है, तो मतलब इनको परमाणु ऊर्जा का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। आगे हम बात करें प्रवीण वशिष्ठ। प्रवीण वशिष्ठ की बात करें तो ये केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, प्रवीण वशिष्ठ। तो प्रवीण वशिष्ठ केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त चुने गए हैं। आगे हम बात करें उत्तराखंड हाई कोर्ट।
उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज कुमार। उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन बने हैं? ये मनोज कुमार को बनाया गया है, ठीक है। और ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट में, कि मेघालय की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है? तो ये रेवती मोहिते डेरे हैं। कौन है? रेवती मोहिते डेरे हैं ये। और ये मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, ठीक है। मेघालय की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है रेवती, ठीक है फ्रेंड्स। एक बार हम अगर रिवाइज करें, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। शैया मोहसिन जिंदानी, ये कहाँ के बने? शैया में या आ रहा है तो मतलब शैया मोहसिन जिंदानी कहाँ के बने हैं? ये यमन के बने हैं प्रधानमंत्री। मामाडी डोम्बाया, डमरू बजा के गाना गाते हैं ना, तो मामाडी डोम्बाया मतलब ये गिनी के राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने तख्ता पलट का नेतृत्व भी किया था और पहले स्वतंत्र रूप से चुने गए हैं ये मामाडी डोम्बाया। बात करते हैं योवेरी मुसेवेनी की बात करें तो इसमें भी यो आ रहा है, यो मतलब युगांडा, तो ऐसे करके याद कर लो, यो मतलब युगांडा। तो योवेरी मुसेवेनी कहाँ के, और नाम भी थोड़ा लग रहा है कि युगांडा, तो युगांडा के राष्ट्रपति ये बने हैं योवेरी मुसेवेनी, ठीक है। वेंकैया नायडू जो पूर्व राष्ट्रपति थे, इनको अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अटल स्मृति न्यास सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर राकेश अग्रवाल की बात करें तो इनको NIA का महानिदेशक बनाया गया है। और सत्यजीत सिंह कपूर की बात करें तो ये कहाँ? ITBP के महानिदेशक इनको बनाया गया है। प्रवीण कुमार की बात करें, जो प्रवीण होगा वही सीमा सुरक्षा करता है, तो इनको सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक इसको बनाया प्रवीण कुमार। और एक प्रवीण और है जिनको सतर्कता आयुक्त बनाया गया है ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा अंतर पे याद रखना है। और एक है बाला सुब्रमण्यम। बाला मैंने क्या याद करवाया था? जो बालक होते हैं उनमें ऊर्जा ज़्यादा होती है ना, तो AK बाला सुब्रमण्यम क्या है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसका गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 1983। प्रवीण वशिष्ठ की बात करें, यही है प्रवीण वशिष्ठ की बात करें तो इनको केंद्रीय सतर्कता आयोग का नया सतर्कता आयुक्त चुना गया है। और उत्तराखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश कौन बने हैं? मनोज कुमार। और मेघालय की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन है? रेवती मोहिते। क्या है? रेवती मोहिते। आगे बात करते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर की बात करें तो पहला है टाइलर। कौन सा है? टाइलर पुरस्कार, ठीक है फ्रेंड्स। पहला कौन सा है? टाइलर पुरस्कार। टाइलर में आ रहा है, मतलब ये किसको मिला है? तो ये मिला है टोबी कीयर्स को। और ये USA के क्या है? USA के जीव विज्ञानी है ना। तो टाइलर पुरस्कार जो मिला है ये टोबी कीयर्स को मिला है और ये USA के जीव विज्ञानी है। टाइलर पुरस्कार के बारे में एक चीज़ याद रखना कि ये पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है। टाइलर पुरस्कार को पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है, मतलब पर्यावरण के क्षेत्र में ये दिया जाता है, तो इसको पर्यावरण का नोबेल कहते हैं। और किसको मिला है? टा से टाइलर, टा से टोबी, ठीक है फ्रेंड्स। टा से टाइलर, टा से टोबी। थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, फिर आपको ऑप्शन जब मिलेगा ना एग्जाम में तो वैसे ही याद आ जाएगा। तो टाइलर पुरस्कार टोबी कीयर्स, ठीक है, USA के जीव विज्ञानी हैं। अगर हम नेक्स्ट अवार्ड की बात करें तो पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 ये किसको मिला है? तो ये इलैया राजा को मिला है। किसको मिला है? इलैया राजा। पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? इलैया राजा को मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करें जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन। अगर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की बात करें 2026 तो ये 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक संस्थागत श्रेणी में और एक व्यक्तिगत श्रेणी में। तो पिछली बार संस्थागत श्रेणी में ही दिया गया था 2025 वाला, व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं प्राप्त हुआ था। अब की बार व्यक्तिगत श्रेणी भी आपको याद करनी है। तो संस्थागत श्रेणी की बात करें तो ये सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को मिला है। किसको मिला है? सिक्किम राज्य, सा से संस्था, सा से सिक्किम, याद रखो। तो संस्थागत श्रेणी में किसको मिला है? सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को। और व्यक्तिगत श्रेणी में किसको मिला है? तो ये लेफ्टिनेंट कर्नल है सीता अशोक को मिला है। किसको? सीता अशोक को। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार किसको मिला है? सीता अशोक को मिला है, ठीक है फ्रेंड्स, सीता अशोक। आगे हम बात करते हैं अशोक चक्र 2026। अशोक चक्र 2026 की अगर बात करें
तो ये किसको मिला है? ये मिला है शुभांशु शुक्ला को। और राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इन्होंने प्रदान किया है अशोक चक्र 2026। किसको? शुभांशु शुक्ला को मिला है। और ये जो अशोक चक्र है, ये सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है। क्या है? सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है अशोक चक्र। सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार बोला जाता है इसको, अशोक चक्र को। किसको मिला है? शुभांशु शुक्ला को, और द्रौपदी मुर्मू जी ने दिया है। आगे हम बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 की बात करें तो ये किसको मिला है फ्रेंड्स? ये मिला है ग्रेशा मचेल को। किसको मिला है? ग्रेशा मचेल को। और ये कहाँ की हैं? ये मोजाम्बिक की हैं। कहाँ की हैं फ्रेंड्स? मोजाम्बिक की हैं। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 ग्रेशा मचेल को मिला है। ऐसे इसको याद कर लो कि जिसमें मतलब जो जिनका मन बहुत मचलता है उनमें शांति नहीं होती है ना, तो कुछ अपोजिट सा बन रहा है, यानी कि जिसका मन मचलता है उनमें शांति नहीं होती है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? मचेल को मिला है। और ये कहाँ की है? मोजाम्बिक की। तो इसको ऐसे करके याद कर लो, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023-24 की बात करें तो उत्तर प्रदेश की हैं माधुरी मिश्रा। श्रीमती माधुरी मिश्रा जी को मिला है ये राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार 2023-24। फिर बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है, जो परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026। ठीक है फ्रेंड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है? हैमनेट को मिला है। और ये ड्रामा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा में किसको मिला है? हैमनेट को। किसको? हैमनेट। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा में किसको मिला है? हैमनेट को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो वैगनर मोरा। कौन है? वैगनर मोरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? जेस्सी बकले। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो कौन है? जेस्सी बकले। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन। कौन है? पॉल थॉमस एंडरसन। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा में किसको मिला है? हैमनेट को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? मोरा है ना, वैगनर मोरा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? जेस्सी मोरा। और जेस्सी मोरा जेस्सी का कुछ बनता है क्या? मोरा जेस्सी, तो इसको ऐसे याद करना पड़ेगा। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? वैगनर मोरा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? जेस्सी बकले। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पॉल थॉमस एंडरसन है। आगे हम बात करते हैं 56 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। 56 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की बात करें तो पुरस्कार की, तो ये किसको मिला है? गोल्डन पिकॉक है ना, गोल्डन पिकॉक। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है स्किन ऑफ यूथ। ये क्या है? ये सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? स्किन ऑफ यूथ। इसको मिला है गोल्डन पिकॉक अवार्ड। तो गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है, किसको मिला है? स्किन ऑफ यूथ को मिला है ना, स्किन ऑफ यूथ को। और सिल्वर पिकॉक की बात करें तो सिल्वर पिकॉक ये सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं, कौन है? संतोष हैं ये, संतोष धवाखर। ठीक है, सिल्वर पिकॉक। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं सिल्वर पिकॉक, किसको मिला है? संतोषी को। और सिल्वर पिकॉक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सिल्वर पिकॉक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है? उबेइमर रियाज को। किसको मिला है? उबेइमर रियाज को। नाम थोड़ा सा अजीब है ना, तो मतलब याद तो करना ही पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए, तो अगर बार बार इसको रिवाइज करेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो बात करते हैं सिल्वर पिकॉक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको मिला है? उबेइमर रियाज को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें तो किसको मिला है? जारा सोफिया को। सिल्वर पिकॉक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री को सिल्वर पिकॉक मिला है, कौन है वो? जारा सोफिया। ठीक है, फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ये किसको मिला है? ये रजनीकांत को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? रजनीकांत, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब हम बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, पद्म पुरस्कार 2026 पर।
पद्म पुरस्कार 2026 की बात करें तो कुल कितने हैं, कुल कितने दिए गए हैं, 131, ठीक है, 131, और पाँच प्राप्त हुए हैं पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री हैं। तो पद्म पुरस्कार की बात करें तो टोटल कितने हैं फ्रेंड्स, टोटल है 131, यानी कि 131, 5 पद्म विभूषण है और 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री हैं। अगर हम देखें तो विजेता में अगर बात करें तो 19 महिलाओं को मिला है, 19 महिलाएं हैं, 6 NRI व्यक्ति हैं और 16 मरणोपरांत को ये मिला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 19 महिलाओं को, 6 NRI और 16 मरणोपरांत को मिला है और 113 पद्मश्री। अब हम बात करते हैं पद्म विभूषण जो 5 लोगों को दिया गया है, पद्म विभूषण, ठीक है फ्रेंड्स। पद्म विभूषण ये हैं धर्मेंद्र सिंह देवल, धर्मेंद्र सिंह देवल, इनको मरणोपरांत मिला है और इनको तो आप जानते हैं अच्छे से। तो ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। तो इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, धर्मेंद्र सिंह देवल को मरणोपरांत कला के क्षेत्र में दिया गया है। ये कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। सुश्री एन राजम की बात करें, सुश्री एन राजम, तो ये कला के क्षेत्र में इनको भी दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश की हैं, कहाँ के, उत्तर प्रदेश की। ये इनको ऐसे याद कर सकते हो कि जो राजा आदमी होते हैं ना, राजा लोग, उनको कला बहुत पसंद होती है, तो इसको कुछ ऐसे याद कर सकते हो। बाकी 5 ही हैं, याद करने में बहुत मतलब कोई कठिन बात नहीं है, याद हो जाएंगे। तो धर्मेंद्र सिंह देवल मरणोपरांत कला के क्षेत्र में मिला है, महाराष्ट्र के हैं। सुश्री एन राजम की बात करें तो ये कला के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश की हैं, इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश वालों के लिए। और श्री केटी थॉमस की बात करें तो ये सार्वजनिक मामले में इनको दिया गया है, कहाँ के, केरल के। श्री केटी थॉमस सार्वजनिक मामले में, थॉमस में सा आ रहा है तो ये याद रखो, सा से सार्वजनिक मामले में दिया गया है और कहाँ के हैं, केरल के हैं। केटी थॉमस सार्वजनिक मामले में दिया गया है, कहाँ के हैं, केरल के हैं। फिर बात करते हैं वीएस अच्युतानंद, इनको भी मरणोपरांत मिला है सार्वजनिक मामले में, कहाँ के हैं, केरल के हैं। वीएस अच्युतानंद को ये याद रखो, उनको आनंद नहीं था इसलिए मरणोपरांत मिला है इनको, सार्वजनिक मामले में, केरल के हैं। और श्री पी नारायण की बात करें, श्री पी नारायण की बात करें तो ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको मिला है, केरल के हैं ये। श्री पी नारायण की बात करें तो ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनको दिया गया है, ये कहाँ के हैं, ये केरल के हैं। तो ये 5 हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। धर्मेंद्र सिंह देवल, सुश्री एन राजन कला के क्षेत्र में, यूपी की। श्री केटी थॉमस मतलब सा यानी सार्वजनिक मामले में, केरल के। अच्युतानंद आनंद नहीं था इसलिए मरणोपरांत मिला, सार्वजनिक मामले में, केरल के। और श्री पी नारायण की बात करें तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला है इनको, ये कहाँ के, केरल के हैं। अब हम बात करते हैं पद्म भूषण किनको मिला है, 13 लोगों को मिला है पद्म भूषण। इनमें कौन है, सब तो नहीं याद करना है, कुछ इम्पोर्टेंट है जिनको पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ये हैं पीयूष पांडे, इनको मरणोपरांत दिया गया है कला के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र के हैं। पीयूष पांडे मरणोपरांत कला के क्षेत्र में कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं। और उदय कोटक की बात करें तो उदय कोटक का नाम आपने सुना होगा, ये व्यापार और उद्योग, तो इनको नाम से ही जान जाएंगे कि इनको व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में पद्म भूषण मिला है, ये भी कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। भगत सिंह कोश्यारी आपने नाम सुना होगा, इनको सार्वजनिक मामले में दिया गया है, ये उत्तराखंड के हैं। और शिबू सोरेन ये झारखंड के हैं। शिबू सोरेन कहाँ के हैं, झारखंड के हैं और सार्वजनिक मामले में इनको दिया गया है, तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। पीयूष पांडे की बात करें तो इनको मरणोपरांत दिया गया है, कहाँ के, महाराष्ट्र के हैं, कला के क्षेत्र में। उदय कोटक नाम से पता चल रहा है, व्यापार और वाणिज्य, ये भी महाराष्ट्र के हैं। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के हैं, इनको सार्वजनिक मामले में दिया गया। और शिबू सोरेन कहाँ के हैं, तो ये झारखंड के हैं, इनको भी सार्वजनिक मामले में पद्म भूषण दिया गया। तो टोटल 13 लोगों को मिला है, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट देखना है, तो इम्पोर्टेंट इसमें से ये थे फ्रेंड्स, इसको याद कर लेना। आगे हम बात करते हैं पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री 113 लोगों को मिला है,
कितने, 113 लोगों को। और उत्तर प्रदेश के 10 हैं टोटल जिनको पद्मश्री मिला है, तो ये उनके यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो टोटल मिला है पद्मश्री 113 लोगों को। यूपी के 10 टोटल हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है। कौन कौन है, नाम एक बार इनको पढ़ लेते हैं। अनिल कुमार, चिरंजी लाल यादव, श्याम सुंदर को, अशोक कुमार को, राजेंद्र प्रसाद, प्रवीण कुमार और बुद्धरम्भी और मंगला कपूर को मिला है, मंगला कपूर को। और केवल कृष्ण ठकराल को मिला है। और एक है रघुपत सिंह, इनको मरणोपरांत दिया गया है। तो ये पद्मश्री उत्तर प्रदेश के 10 थे टोटल जिनको पद्मश्री दिया गया है। अनिल कुमार, चिरंजी लाल यादव, श्याम सुंदर, अशोक कुमार, राजेंद्र प्रसाद, प्रवीण कुमार और बुद्धरश्भी, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है मुझे लग रहा है, बुद्धरश्भी, माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स। और मंगला कपूर और केवल कृष्ण ठकराल को मिला है और रघुपत सिंह को मरणोपरांत मिला है। आगे हम बात करते हैं बुक्स एंड ऑथर की बात करें फ्रेंड्स, तो बुक्स एंड ऑथर की बात करें तो इसमें जो बुक्स है पहली वो है मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण। इसके लेखक कौन है, सिकंदर कुमार है। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, मतलब कि ये पुस्तक जो है मोदी के पिछले 11 वर्ष है ना, ये पुस्तक मोदी के पिछले 11 वर्षों के कार्यकाल के दौरान जो भी मतलब आर्थिक क्षेत्र में जो प्राप्त उपलब्धि पर ये आधारित है। तो नाम से ही पता चल रहा है बुक के कि मोदी युग में भारत के आर्थिक सशक्तिकरण, तो ये 11 वर्षों का इनके आर्थिक सशक्तिकरण का वर्णन करता है, मतलब आर्थिक क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि पर यह पुस्तक आधारित है। लेखक कौन है, सिकंदर कुमार। कौन है लेखक, सिकंदर कुमार। तो आर्थिक सशक्तिकरण में सा आ रहा है तो सा से याद रखो सिकंदर कुमार, ठीक है। आगे बात करते हैं महामना वाङ्मय पुस्तक की जो है ये पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं की अंतिम श्रृंखला है। तो महामना वाङ्मय इम्पॉर्टेंट पुस्तक है ये, और ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो महामना वाङ्मय की बात करें तो ये पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं की अंतिम श्रृंखला है, बात करते हैं आगे अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि, चुनौतियाँ एवं प्रक्रिया। यहाँ पे चुनौतियाँ होगा फ्रेंड्स, माफ़ करिएगा। आगे बात करते हैं अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि, चुनौतियाँ और प्रक्रिया। इसके लेखक कौन है, सुरेंद्र कुमार, ठीक है। विमोचन की बात करें तो इसका विमोचन उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। तो ये है पुस्तक इम्पॉर्टेंट, आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण में क्या आ रहा है, सशक्तिकरण में सा आ रहा है, तो याद रखो क्या है सा, सिकंदर कुमार। तो मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, या फिर ऐसे याद रखो जो सिकंदर था ना हिस्ट्री में वो बहुत सशक्त था। तो आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक किसने लिखी है, मोदी की 11 वर्षों का वर्णन इसमें, तो ये सिकंदर कुमार ने। और महामना वाङ्मय, महामना में तो महामना ही आ रहा है, यानी कि पंडित मदन मोहन मालवीय की संकलित रचनाओं की एक अंतिम श्रृंखला है महामना वाङ्मय। और अमृत का प्याला, राम जन्मभूमि, चुनौतियाँ एवं प्रक्रिया की बात करें तो इसके लेखक कौन है, सुरेंद्र कुमार है इसके लेखक। फिर आगे हम बात करते हैं, एक बुक है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये किसने लिखी है, ये लिखी है प्रेम प्रकाश ने। हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड किसने लिखी है, किसने लिखी है, प्रेम प्रकाश ने। तो आज हम पार्ट 1 में इतना ही बात करेंगे। कल हम पार्ट 2 में आगे इम्पोर्टेंट डेज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, तो कल पार्ट 2 पर इसके बात करेंगे फ्रेंड्स। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करिए, पूरा देखिए वीडियो को, चाहे आप स्पीड पे ही देखिए लेकिन प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, आपके एग्ज़ाम में काम आएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।